नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हमने दो लॉ पढ़े थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। दोस्तों देखिए, क्या होता है ना कि लॉ कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। पहले बहुत सारे हाइपोथेसिस बनते हैं, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरीज में आते हैं, थ्योरीज के ऊपर कितने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर वो लॉ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लॉ कोई ऐसे ही नहीं बन गया है। उसको करने के लिए, प्रूफ करने के लिए पता नहीं कितने सारे साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब जाके कहीं हमारी जो एक प्रेडिक्शन होती है वो लॉ की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन पढ़ा था। उसके बाद हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक है जो है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं ना दोस्तों, दैट इज़ अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो ये पोर्शन है, ये एक बेसिक फाउंडेशन है फॉर 9th स्टैंडर्ड। ये पूरे की पूरी एक थ्योरी विद लिमिटेशन हमारे 11th स्टैंडर्ड के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरे का पूरा 11th में एक इसके ऊपर पूरा क्या है, टॉपिक है, जिसके अंदर इसकी लिमिटेशंस भी आती हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है। देखिए दोस्तों, क्या है ना, जो डाल्टन है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ब्रिटिश केमिस्ट था, जिसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरी दी है। हालांकि उसकी थ्योरी में बाद में कुछ लिमिटेशंस आए थे, बट उसकी थ्योरी को हम फिर भी बेसिक थ्योरी लेके चलते हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो मैटर से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐसी हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आई हैं, जो हमने पढ़ लिया है, उसकी क्या क्या एक्सप्लेनेशन है इस थ्योरी ने जो दी है। चलिए देखते हैं। देखिए, डाल्टन के अकॉर्डिंग उसने बोला, ऑब्वियसली हमने जो पढ़ा है उसका भी कंक्लूजन तो यही निकलता है कि जितने सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जो मिक्सचर है ना, ये सारे का सारा जो हमारा मैटर है, ये किससे बना है। अल्टीमेटली एक टर्म जो हमने प्रपोज करी है, डेट इज एटम। तो जॉन डाल्टन ने यही बोलते जितना भी मिक्सचर, कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल है, वो सारे का सारा किससे बना है, वो बना है स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये उसका बेसिक कंसीडरेशन था अपनी थ्योरी के लिए। अब उसकी थ्योरी के अंदर कौन कौन से पास्टुलेट हैं हम वो पढ़ते चलते हैं। देखिए, उसका जो फर्स्ट पास्टुलेट था वो देखते हैं क्या था। फर्स्ट पास्टुलेट ये था कि हमारे पास जितना भी मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये हमें पता है क्योंकि जितना यूनिवर्स है वो मैटर से ही बना है, और मैटर का जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमारा क्या है, एटम। ये उसने बोला। और जो एटम है ये हर केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, इन ईच केमिकल रिएक्शन ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ये तो हमें पता है। जितने भी यूनिवर्स रिएक्शन हो रही हैं, जितने भी यूनिवर्स के अंदर रिएक्शन होती हैं, चाहे वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसमें बेसिक जो चीज़ चाहिए वो एटम होगी। अगर एटम नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है तो कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड और मिक्सचर दोनों ही नहीं है। तो फिर रिएक्शंस कैसे होंगी अगर हमारे पास बेसिक पार्टिकल ही नहीं है। और वो बेसिक पार्टिकल कौन सा है हमारा, ये एटम। अच्छा, दूसरे पास्टुलेट में उसने ये बोला है, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या है, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। अभी इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या है, कांट फर्दर डिवाइडेड, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा एटम है। किसने बोला, ये हमारे बोला डाल्टन ने। वो बोलता एटम इतना छोटा है कि हम उसको और छोटे पीसेस के अंदर तो डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तब तक उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर बोला, एटम जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इट कांट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसके अंदर जो एटम है, ना तो उनको हम बना सकते हैं, ना ही उनको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट होंगे उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो रिएक्शन के बाद क्या देंगे, प्रोडक्ट ही देंगे ना। तो ना तो एटम खत्म होंगे, ना क्रिएट होंगे, और ना ही क्या होंगे, खत्म होंगे। ये किसने बोला, ये हमारे डाल्टन ने बोला। उसकी जो थर्ड वाली जो थी स्टेटमेंट, वो मेरे को बहुत अच्छे से अच्छी लगती है और मेरे को याद भी रहती है हमेशा। डाल्टन ने अपने थर्ड पास्टुलेट में क्या बोला, उसने बोला जो हमारे, ये देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका बड़ा सीधा सा मतलब था, अगर आप देखिए,
मान लो मेरे पास गोल्ड का एक पीस है, उसमें सारे क्या हैं, गोल्ड के ही एटम जुड़े हैं, ये देखिए। और आपको पता है ना, हम गोल्ड को जो है वो कैसे सिंबलाइज करते हैं, हम गोल्ड को सिंबलाइज करते हैं AU के साथ। तो अगर मैंने गोल्ड का ही एक छोटा सा वो पीस लिया है, जहाँ आप ये बोलते हो फॉइल ली है, तो उसमें सारे किसके एटम होंगे, ओबियसली गोल्ड के होंगे, है ना। तो जो गोल्ड के एक एटम का मास है वही गोल्ड के दूसरे एटम का मास भी होगा। जो गोल्ड का एक एटम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज जिस भी टाइप की हो वो शो करेगा, ओबियसली वैसी ही केमिकल प्रॉपर्टी ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी क्या करेगा, बताएगा। तो उसने बोला एटम्स जो हैं एक ही एलिमेंट के एटम, AU AU AU, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, आप सोडियम की ले लो, आप कॉपर की ले लो, आप कोई भी ले लो, जिसमें एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जो हैं उनमें एटम क्या हो, सिमिलर हो, जो प्योर सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वो। उसने बोला अगर एक गोल्ड के एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे गोल्ड के एटम से और तीसरे गोल्ड के एटम से क्या होंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। ये किसने बोला, ये हमारे डाल्टन ने बोला। जो चौथा पोस्टुलेट था वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसने क्या बोला चौथे पोस्टुलेट में, मेरे को ये साफ करना पड़ रहा है ताकि हम नेक्स्ट के 2-3 जो पोस्टुलेट हैं वो आराम से कर पाएँ। उसने चौथे पोस्टुलेट में बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट elements have different mass and chemical properties, जो कि बिल्कुल सही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम ह्यूमन जो भी हैं वो भी तो हम डिफरेंट ओरिजिन के हैं, तो हमारी हरकतें बिहेवियर भी क्या हैं, अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर मेरे पास एक सोडियम का एटम है और दूसरा है कॉपर का और तीसरा है गोल्ड का, तो बताइए इनमें कोई सिमिलरिटी हो सकती है, एक्सेप्ट ये कि सब की सब क्या है, मेटल्स हैं। बेसिक प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कुछ भी मैच नहीं करता है। इसका एटॉमिक नंबर, मास, इसका बिहेवियर इसके साथ क्या नहीं करता है, मैच नहीं करता है। और ना ही कॉपर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मास है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक बिहेवियर है, जो वो गोल्ड के साथ क्या नहीं करता है, मैच नहीं करता। जो रिएक्शन गोल्ड दिखाता है हो सकता है वो कॉपर नहीं दिखाता है। सो देयर आर एक्सेप्शंस। सो उसने यही बोला है कि अगर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो कभी भी उनमें मास की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या नहीं हो सकती हैं, सिमिलैरिटीज़ नहीं हो सकती हैं। ऑब्वियसली दे बिहेव डिफरेंट, ठीक है। तो ये उसका फोर्थ पोस्टुलेट था। फिफ्थ नंबर में उसने एक बड़ी अच्छी सी बात बोली, बोलते आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, सपोज मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लेती हूँ, मान लो मेरे को आयरन की ऑक्सीजन के साथ क्या करनी है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर वो क्या फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली वो फॉर्म करेगा रस्ट, है ना। अगर आप इनको देखो तो रस्ट का फॉर्मूले के अंदर देखो, जो मैंने केमिकल रिएक्शन दिखाई है वो ये है। आप केमिकल रिएक्शन में देखो जो भी एटम पार्टिसिपेट करते होंगे रिएक्टेंट साइड और जो भी प्रोडक्ट बनता होगा हमारा प्रोडक्ट वाली साइड, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा होल नंबर में होंगे और स्मॉल नंबर में होंगे। बहुत रेयर कोई ऐसी रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर ये 8, 10, 12, 15 एटम हमने लिए हों, जब मॉलिक्यूल्स लिए हों फॉर रिएक्शन। जो उसका फिफ्थ पोस्टुलेट है उसमें यही बोला गया है कि जो भी एटम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्मॉल होल नंबर रेशो। ये देखिए, ये होल नंबर 2, ये होल नंबर 3, ये होल नंबर 4। कभी भी फ्रैक्शन के अंदर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो, एक्सेप्ट फॉर बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो ये उसका फिफ्थ पोस्टुलेट था। The atom participated in chemical reaction always exist in whole number ratio। कभी भी फ्रैक्शन के अंदर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम और मॉलिक्यूल नहीं देखे होंगे। ये उसका फिफ्थ पोस्टुलेट था, डाल्टन ने बोला था। तब तक वो इतना सीख गया था, इतना बता दिया हमें, ताकि हमारा ये चीज़ें जो है आगे आने वाली क्लासेस में क्या है, काम आए। चलिए लास्ट पोस्टुलेट उसने क्या बोला, अब वो भी बता देते हैं। अगर हम कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सपोज मैंने कोई कंपाउंड फॉर्म करा है, मान लो मेरे पास वाटर है या अमोनिया है या सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसने ये बोला कि नंबर ऑफ एटम और काइंड ऑफ एटम। मान लो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो जब भी मैं कंपाउंड फॉर्म करूंगी ना तो मेरे को हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का ही मिलेगा। अगर मैंने अमोनिया फॉर्म करना है तो उसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो मेरे को नाइट्रोजन का नंबर 1 और हाइड्रोजन का नंबर 3 ही मिलेगा वेन एवर आई वांट टू फॉर्म अमोनिया गैस। और इफ़ आई वांट टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। मैं जब भी चाहूँ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए जाऊँ तो मेरे को जो फॉर्मेशन में प्रोडक्ट होगा वो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही मिलेंगी। तो उसने बोला द नंबर ऑफ एटम एंड द काइंड ऑफ एटम इन अ केमिकल कंपाउंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। चाहे कंपाउंड आप कहीं जाके माउंट एवरेस्ट पे बनाओ तो आपको जो कंपाउंड का फॉर्मूला है उसके अंदर जो नंबर है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो रिमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारी डाल्टन की थ्योरी थी। डाल्टन ने अमेजिंग फैक्ट दिए थे अबाउट द एटम्स और इसमें हर कोई फैक्ट क्या था, ट्रू था।
चलिए एक थोड़ी सी ऑब्वियसली ये जो थ्योरी है ये थ्योरी ही रही है। ऑब्वियसली थ्योरी क्यों रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी शॉर्ट कमिंग्स होंगी, है ना। तो वो शॉर्ट कमिंग्स क्या हो सकती हैं? मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगी एज अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड, तो फिर भी हम दो लिमिटेशन जो मेजर है वो कर लेते हैं। आखिर क्या ऐसा डाल्टन की थ्योरी में था जो उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाया? देखिए, डाल्टन ने बोला एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, जबकि बाद में हमें ये पता चल गया था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर और भी 2-3 चीज़ें हैं जो उसको फॉर्म करती हैं। तो जो शॉर्ट कमिंग्स थी, है ना, वो पहले क्या थी? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ही थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स मीन्स एटम इंडिविजिबल पार्टिकल तो है, बट उसके अपना जो न्यूट्रॉन है उसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, जब प्रोटॉन्स के बारे में या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उसने कोई एक्सप्लेनेशन दी इसके रिगार्डिंग। दूसरा शॉर्ट कमिंग क्या थी? उसने एक चीज़ तो नहीं बताई, आइसोटोप्स। अभी ये क्या चीज़ है? ये तो बड़ी नई चीज़ है, आइसोटोप्स। अभी ये क्या है? आइसोटोप्स हैं ये, मान लो मेरे पास 2 एटम हैं सेम एलिमेंट के और इनका एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या है, सेम है। उसमें ये बोला गया है एक्चुअली आइसोटोप्स क्या हैं? जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट। उसने आइसोटोप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप के फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। एक ही एलिमेंट्स जो एक ही एटॉमिक नंबर लेके 3-4 फॉर्म्स में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अभी उसने तो यही बोला था एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर हमारे पास आइसोटोप्स हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम हो सकती हैं, चाहे मास का 19-21 का डिफरेंस हो, बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो सेम शो करता है ना। तो उसका वो पास्टुलेट जो हमने 3rd नंबर पे पढ़ा है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। इसलिए ये 2 शॉर्ट कमिंग्स हैं। आइसोटोप्स के अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये एक डिफरेंट चीज़ है जो हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और मेरी जो आने वाली वीडियो है डेट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर मी इवन, डेट इज़ एटॉमिक मास। हम उसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि आइसोटोप्स क्या हैं और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसके कारण क्या हो गई है, यहाँ पे आके उसका एक पास्टुलेट यहाँ पे क्या होता है? रॉन्ग प्रूफ होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।